स्वागत है। आज हम पैसे के बारे में बात कर रहे हैं। एक ऐसा विषय जिसके बारे में हम सब सोचते तो हैं, काम करते हैं, सपने देखते हैं, पर क्या हम इसे सच में समझते हैं? शायद उतना नहीं जितना हम सोचते हैं, है ना। अक्सर हम इसे सिर्फ गणित या स्प्रेडशीट का खेल मान लेते हैं। बिल्कुल। और इसीलिए आज हम धन के मनोविज्ञान का मार्ग से मिले कुछ विचारों पर गौर कर रहे हैं। ये मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी पर आधारित एक लेख है। और दिलचस्प बात यह है कि ये कोई रातों रात अमीर बनने का नुस्खा नहीं बताता। सही कहा। इसका मुख्य ध्यान इस बात पर है कि हमारा व्यवहार, हमारी भावनाएं और हमारी मानसिकता वो कैसे हमारी वित्तीय सफलता को प्रभावित करती हैं। शायद हमारे निवेश के फैसलों से भी ज्यादा। हाँ, मतलब ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दिमाग का खेल ज्यादा है। हाँ, स्रोत यही कहता है कि पैसे के साथ अपना रिश्ता समझने के लिए ना मनोविज्ञान को समझना शायद गणित से ज्यादा जरूरी हो सकता है। चलिए इसके कुछ मुख्य विचारों की गहराई में उतरते हैं। स्रोत में करीब 20 सबक बताए गए हैं, उनमें से कुछ पर आज बात करते हैं। पहला दिलचस्प नुक्ता है अमीर बनना और अमीर बने रहना। हाँ, ये दो बिल्कुल अलग कौशल हैं। ये वाकई में सोचने वाली बात है। स्रोत ये बताता है कि अमीर बनने के लिए शायद आपको जोखिम उठाना पड़ता है, आशावादी होना पड़ता है और क्या कहते हैं, आगे बढ़ते रहना पड़ता है। हाँ, एक तरह का अग्रेशन चाहिए शायद। बिल्कुल। लेकिन अमीर बने रहने के लिए आपको ठीक इसके उलट गुणों की जरूरत पड़ सकती है। थोड़ी विनम्रता, थोड़ी कंजूसी भी शायद, और इस बात का डर कि जो आपने कमाया है वो उतनी ही तेजी से जा भी सकता है। अरे वाह! तो मतलब जो रणनीति आपको अमीर बनाती है वो शायद आपको अमीर बनाए रखने में काम ना आए। ये तो पारंपरिक सोच से काफी अलग है। बिल्कुल। और यहीं पर मनोविज्ञान काम आता है। अमीर बने रहने के लिए आपको अपनी कमाई को बचाना होता है, उसे बेवजह के जोखिमों से दूर रखना होता है। इसमें अनुशासन और धैर्य की बड़ी भूमिका है, जो शायद अमीर बनते समय उतनी जरूरी न लगी हो। अच्छा, एक और विचार जो स्रोत सामने लाता है वो है कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक नजरिए से। गणित तो सरल है ना, पर असल जिंदगी में इसका फायदा उठाना इतना मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि कंपाउंडिंग अपना जादू दिखाने में वक्त लेती है और हम सब्र करने में अक्सर कच्चे होते हैं। हाँ, ये तो है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि लंबे समय तक टिके रहना ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि आप हर साल कोई असाधारण मतलब बहुत बड़ा रिटर्न कमाएं। वॉरेन बफेट का उदाहरण दिया जाता है अक्सर। हाँ, बिल्कुल। उनकी ज्यादातर संपत्ति बुढ़ापे में बनी क्योंकि उन्होंने दशकों तक निवेश जारी रखा। ये धीरज का खेल है असल में। ये दिलचस्प है। मतलब लगातार छोटे छोटे सही कदम उठाते रहना वो शायद ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है लंबे समय में, बजाय एक दो बड़े छक्के मारने के। बिल्कुल सही। और क्या स्रोत भाग्य और जोखिम की भूमिका पर भी कुछ कहता है? हम अक्सर सफलता को सिर्फ मेहनत और हुनर से जोड़ते हैं, है ना? हाँ, ये एक और अहम बिंदु है, बहुत जरूरी। स्रोत हमें याद दिलाता है कि वित्तीय सफलता और असफलता भी, इसमें भाग्य का बहुत बड़ा हाथ होता है। अच्छा। हाँ, और इसे स्वीकार करना हमें थोड़ा विनम्र बनाता है। हम अक्सर सफल लोगों को देखकर सोचते हैं कि भाई उन्होंने सब कुछ एकदम सही किया होगा, और जो असफल हुए उन्होंने जरूर कोई बड़ी गलती की होगी। जबकि सच्चाई शायद कहीं बीच में है। हो सकता है किसी सफल व्यक्ति ने भी ऐसा जोखिम लिया हो जो आसानी से गलत साबित हो सकता था, बस वो बच गया। बिल्कुल। और किसी असफल व्यक्ति के साथ सिर्फ किस्मत ने साथ ना दिया हो शायद। और ये समझना हमें अपने और दूसरों के वित्तीय फैसलों को आंकने में मदद करता है। हर नतीजा सिर्फ अच्छे या बुरे फैसलों का परिणाम नहीं होता। कभी कभी आप अच्छा फैसला लेकर भी बुरा नतीजा पा सकते हैं, और कभी बुरा फैसला लेकर भी भाग्यशाली साबित हो सकते हैं। हाँ, ये बात तो है। स्रोत में पर्याप्त यानी इनफ के विचार पर भी जोर दिया गया है। ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि और ज्यादा की इच्छा एक ऐसा लक्ष्य है जो हमेशा आपसे दूर भागता रहता है। मतलब एक ऐसी रेस है जिसका कोई अंत नहीं। अच्छा। अगर आप ये तय नहीं कर सकते कि आपके लिए कितना काफी है, तो आप कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, चाहे आप कितना भी कमा लें। ये लगातार दौड़ते रहने जैसा है बिना मंजिल के। और लालच आपको ऐसे जोखिम लेने पर मजबूर कर सकता है जिनकी आपको जरूरत ही नहीं है। ये तो बहुत गहरी बात है। इसका मतलब है कि वित्तीय शांति शायद ज्यादा कमाने से नहीं मिलती, बल्कि अपनी जरूरतों और इच्छाओं को समझने से मिलती है कि भाई मेरे लिए कितना काफी है। बिल्कुल सही। और हर किसी के लिए पर्याप्त की परिभाषा अलग होती है।
इसीलिए तो वित्त इतना व्यक्तिगत होता है। हाँ हाँ, जो सलाह एक के लिए काम करती है, हो सकता है वो दूसरे के लिए बिल्कुल काम न करे या शायद नुकसानदेह हो। तो कुल मिलाके ये स्रोत हमें यही समझा रहा है कि पैसे को लेकर हमारे फैसले उतने तर्कसंगत, उतने रैशनल नहीं होते जितना हम मानते हैं। नहीं होते। वे हमारी उम्मीदों, हमारे डर, हमारे अहंकार और हाँ, सामाजिक दबावों से भी बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। बिल्कुल। तो हमने देखा कि पैसे के साथ हमारे रिश्ते को समझने के लिए सिर्फ गणित ही काफी नहीं है, बल्कि मनोविज्ञान को समझना भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये इस बात पर जोर देता है कि हमारे वित्तीय निर्णय अक्सर भावनाओं और हमारे व्यवहार के पैटर्न से प्रेरित होते हैं। सही कहा। ये केवल बैलेंस शीट के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग के काम करने के तरीके के बारे में ज्यादा है। स्रोत से मिले ये विचार वाकई हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। और यहाँ एक विचारणीय प्रश्न उठता है सबके लिए। अगर हम पैसे को लेकर अपने व्यवहार के पैटर्न को, अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझें, तो यह भविष्य में हमारे वित्तीय निर्णयों को कैसे बदल सकता है? और शायद सफलता की हमारी अपनी परिभाषा को भी। इस पे सोचना वाकई दिलचस्प होगा। बिल्कुल। ये समझना कि हम पैसे के बारे में सोचते कैसे हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो आज कोशिश रहेगी कि इन विचारों से जो सबसे जरूरी बातें हैं वो निकालें। चलें? हाँ, बिल्कुल। तो पहला आइडिया जो स्रोत बताते हैं वो ये कि पैसे के मामले में कोई पागल नहीं है। मतलब लोग करते हैं अजीब चीजें पैसों के साथ, पर उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। क्या मतलब है इसका? हाँ, ये शुरू करने के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है। किताब कहती है कि हम जो भी वित्तीय फैसले लेते हैं ना, वो असल में हमारे अपने निजी अनुभवों का नतीजा होते हैं। अच्छा? जैसे मान लीजिए किसी ने अपने बचपन में या कभी भी बहुत भयानक महंगाई देखी हो, तो हो सकता है वो इंसान हमेशा कैश, मतलब नकद पैसा, अपने पास रखने में ज्यादा सुरक्षित महसूस करे, भले ही आज के हालात बिल्कुल अलग हों। और इसके उलट शायद जिसने शेयर बाजार में पैसा बनते देखा हो, खूब तेजी देखी हो, हाँ, वो शायद बड़े आराम से शेयरों में बड़ा जोखिम ले लेगा। तो मतलब दोनों अपनी अपनी जगह सही सोच रहे हैं, उनके अपने अनुभव के हिसाब से। बिल्कुल, यही किताब कह रही है। दोनों को लगता है कि वो बिल्कुल तर्कसंगत है। उनका जो नॉर्मल है वो उनके अपने अतीत, उनके अनुभवों ने बनाया है। और ये समझना जरूरी है कि हर किसी की दुनिया, उसका अनुभव अलग है। तो जाहिर है पैसे से जुड़े उनके फैसले भी अलग होंगे। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। मतलब हम दूसरों को जज नहीं कर सकते आसानी से। सही। अच्छा, ये तो हुई निजी अनुभवों की बात, लेकिन किताब एक बहुत अहम चीज पे जोर देती है। वो है किस्मत और जोखिम। इसमें बिल गेट्स का उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो काफी मशहूर उदाहरण है कि उनमें टैलेंट तो था, जाहिर है, पर यह भी एक सच है कि वो दुनिया के उन बहुत कम हाई स्कूलों में से एक में पढ़ते थे जहां उस जमाने में कंप्यूटर था। तो क्या ये सिर्फ मेहनत थी या? देखिए, स्रोत इसे साफ तौर पर किस्मत का एक बड़ा हिस्सा मानता है। टैलेंट और मेहनत अपनी जगह है, लेकिन सही समय पर सही जगह होना, वो किस्मत थी। पर कहानी यही खत्म नहीं होती है ना। हाँ, उसमें और पहलू है। उनके एक दोस्त थे केंट एवांस, वो भी उतने ही होनहार थे। कंप्यूटर में गेट्स के साथ ही थे शुरुआती दिनों में, लेकिन हाई स्कूल खत्म होने से पहले ही एक पहाड़ चढ़ने के दौरान हुए हादसे में उनकी जान चली गई। ओह, तो एक तरफ गेट्स की किस्मत और दूसरी तरफ एवांस का जोखिम, दुखद जोखिम। तो किस्मत और जोखिम, ये तो मतलब सिक्के के दो पहलू जैसे हो गए। बिल्कुल, और इन पर हमारा कंट्रोल बहुत कम होता है, ना के बराबर। किताब इसी बात पर बहुत जोर देती है कि जब हम किसी की सफलता या असफलता देखते हैं, तो सिर्फ उनकी मेहनत या उनके फैसलों को देखना काफी नहीं है। ये बाहरी चीजें, किस्मत, जोखिम, इनका असर अक्सर बहुत बड़ा होता है। हाँ, ये हम अक्सर भूल जाते हैं या शायद मानना नहीं चाहते। हो सकता है। अच्छा, तो फिर तीसरा अहम विचार, ये थोड़ा परेशान करने वाला है, कभी पर्याप्त नहीं वाला। इसमें बर्नी मैडॉफ और रजत गुप्ता जैसे लोगों का जिक्र है। इनके पास तो मतलब बेहिसाब दौलत थी। हाँ, अथाह, मतलब इतना पैसा कि वो कई जिंदगियों में खर्च नहीं कर सकते थे। फिर भी उन्हें और चाहिए था। इस और के चक्कर में उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपनी इज्जत, अपनी आजादी, सब। क्यों? ये समझना वाकई मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल है। स्रोत यही सवाल उठाते हैं कि जब आपके पास जरूरत से कई ज्यादा है, तो आप ऐसा जोखिम क्यों लेंगे जिससे सब कुछ छिन सकता है? इसका जवाब शायद लालच की कोई सीमा ना होने में है। तो यहां से सीखने वाली बात क्या है? सबक क्या है? सबक शायद ये है कि कितना काफी है या इनफ कितना होता है, ये जानना। ये शायद सबसे जरूरी फाइनेंशियल स्किल है। अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है,
कोई ऊपरी सीमा नहीं है, तो आप हमेशा और के पीछे भागते रहेंगे और कभी संतुष्ट नहीं होंगे। हाँ, संतुष्टि कभी नहीं मिलेगी। ये एक ऐसी दौड़ है जिसका कोई अंत नहीं, जब तक आप खुद तय ना करें कि बस यहाँ रुकना है, ये मेरे लिए काफी है। तो मतलब ज्यादा कमाने से भी ज्यादा जरूरी ये जानना है कि कब रुकना है, कब कहना है कि हाँ अब ठीक है। बिल्कुल, वरना जैसा उन उदाहरणों में हुआ, बेहिसाब पैसा भी आपको बर्बादी की तरफ ले जा सकता है। ये जानना कि इनफ कितना है, ये आपको उस पागलपन भरी दौड़ से बचाता है। तो आज हमने ये 3 मुख्य बातें समझी। एक कि हमारे पैसे से जुड़े फैसले हमारे निजी अनुभवों से बनते हैं, इसलिए कोई पागल नहीं है, बस अलग है। सही। दूसरा, सफलता और असफलता में किस्मत और जोखिम का बहुत बड़ा अनदेखा हाथ होता है। बिल्कुल। और तीसरा, ये जानना कि कितना काफी है, ये बेहद बेहद जरूरी है, शायद सबसे जरूरी। हाँ, और अगर इन सब को हम जोड़ के देखें तो ये समझ हमें सिर्फ अपनी आदतें सुधारने में मदद नहीं करती, बल्कि दूसरों को समझने में भी। हाँ बिल्कुल, हम दूसरों के वित्तीय व्यवहार को, उनके फैसलों को ज्यादा हमदर्दी से, ज्यादा समझदारी से देख पाते हैं। हम शायद उन्हें जज करना कम कर देते हैं और समझने की कोशिश ज्यादा करते हैं। ये तो काफी गहरी बात है। तो चलिए आज हम कुछ दिलचस्प लेखों और नोट्स पर बात करते हैं। ये सब धन बनाने में धैर्य और विनम्रता की भूमिका के आसपास घूमते हैं। हाँ बिल्कुल, इनमें कुछ काफी गहरे और सोचने पर मजबूर करने वाले विचार हैं। सही कहा, हमारा मकसद यही है कि इनमें से जो सबसे जरूरी बातें हैं वो निकाल सकें। मुख्य तौर पर मुझे लगता है 3 बातें सामने आती हैं। एक तो लंबे समय तक टिके रहने का क्या महत्व है, खासकर वो कंपाउंडिंग के नजरिए से। दूसरा, अमीर बनने और अमीर बने रहने में क्या फर्क है, ये अहम है। हाँ, ये बहुत बड़ा फर्क है। और तीसरा कि कैसे निवेश में कुछ ही बड़े मौके होते हैं जो ज्यादातर नतीजों को तय कर देते हैं। बिल्कुल। तो पहली बात से शुरू करते हैं ना। ये वॉरेन बफेट वाला उदाहरण, ये तो बार बार आता है इन पेपर्स में। हाँ, आता है। और ये तथ्य कि उनकी लगभग सारी, मतलब 99% दौलत 50 साल की उम्र के बाद बनी, ये सच में चौंकाता है। बिल्कुल, हम अक्सर सोचते हैं कि कितने % का रिटर्न मिला। हाँ वही, सब तेज रिटर्न के पीछे भागते हैं, लेकिन ये सारे स्रोत क्या कह रहे हैं कि असली खेल है लगातार ठीक ठाक रिटर्न पर लंबे समय तक पाना। सही, ये धीरज का खेल है, गणित से ज्यादा। और आपके नोट्स में एक बात और भी है कि कंपाउंडिंग की ताकत सिर्फ समय पर नहीं, अच्छा, हाँ, बल्कि इस पर भी निर्भर करती है कि शुरुआत कब हुई। जल्दी शुरू करना कितना फायदेमंद है। हाँ ये तो सुना है। शुरुआती कुछ साल बाद के दशकों से भी ज्यादा असर डाल सकते हैं। एक स्रोत तो ये भी कहता है कि अगर कंपाउंडिंग को बीच में रोक दिया, मान लीजिए बाजार गिरने पर घबरा कर निकल गए, हाँ जो बहुत लोग करते हैं, बिल्कुल, वो लंबी अवधि में सबसे महंगा सौदा साबित हो सकता है। मतलब टिके रहना ही सब कुछ है। ये टिके रहने वाली बात बहुत जरूरी है। और इसी से जुड़ा है वो दूसरा पॉइंट, अमीर बनना बनाम बने रहना। हाँ, वो वाला। एक लेख में साफ लिखा है कि शायद अमीर बनने के लिए आपको थोड़ा जोखिम लेना पड़े, हिम्मत चाहिए, थोड़ा आशावादी होना पड़ता है, जरूरी है। लेकिन जो कमा लिया उसे बचाने के लिए, उसके लिए चाहिए विनम्रता और शायद थोड़ा सा डर भी। डर मतलब ये मानना कि कल कुछ गड़बड़ हो सकती है। ये सोच आपको बहुत बड़ी गलतियों से बचा सकती है। अच्छा, हाँ समझी। ये विनम्रता फिर सीधे सीधे जुड़ जाती है सर्वाइवलिटी से, यानी टिके रहने की क्षमता से। बिल्कुल। कई स्रोत यही कहते हैं कि सबसे अच्छी निवेश योजना वो नहीं जो सबसे ज्यादा रिटर्न दे। तो फिर कौन सी? वो जिसके साथ आप बुरे से बुरे वक्त में भी टिके रह सके, छोड़कर भागे नहीं। अमीर बने रहने का मतलब ही यही है कि आप इतने बड़े नुकसान से बचें कि खेल से ही बाहर हो जाए, क्योंकि अगर आप बाहर हो गए तो फिर उन मौकों का फायदा कैसे उठाएंगे, जो तीसरा पॉइंट था। एग्जैक्टली, वही टेल इवेंट्स वाली बात। हाँ, ये टेल इवेंट्स का कॉन्सेप्ट भी बार बार आया है। मतलब ये कि निवेश के नतीजे हमेशा सामान्य नहीं होते। ज्यादातर टाइम शायद कुछ खास ना हो, लेकिन फिर अचानक कुछ एकदम अप्रत्याशित हो जाता है। कोई बड़ा क्रैश या कोई एक स्टॉक का एकदम से रॉकेट बन जाना। हाँ, जिनका असर बहुत ज्यादा होता है, इन्हीं टेल इवेंट्स कहते हैं। और कमाल की बात यह है, जैसा एक रिसर्च पेपर में भी है, कि लंबी अवधि में ज्यादातर मुनाफा वो इन्हीं मुट्ठी भर टेल इवेंट से आता है। अच्छा, तो मतलब ये छोटे मोटे उतार चढ़ाव उतने मायने नहीं रखते जितने वो बड़े वाले लंबी अवधि में। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कब होंगे। नहीं, वो तो लगभग नामुमकिन है। कोई नहीं लगा सकता। पर इसका मतलब ये है कि आपको इतने लंबे समय तक मैदान में डटे रहना होगा कि जब वो हों
तो आप वहां मौजूद हो उनका फायदा उठाने के लिए। तो फिर वही बात आ गई। टिके रहना। हाँ, घूम फिर कर बात वहीं आती है, टिके रहना ही कुंजी है। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़ें, हाँ इन स्रोतों से जो तस्वीर बन रही है हाँ, वो क्या है? पैसा बनाने के लिए चाहिए धैर्य, ताकि कंपाउंडिंग काम कर सके। सही। फिर उस पैसे को बनाए रखने के लिए चाहिए विनम्रता, ये मानना कि आप सब कुछ नहीं जानते, भविष्य का अंदाजा नहीं लगा सकते। और आखिर में एक ऐसी रणनीति जो आपको खेल में बनाए रखे, चाहे कुछ भी हो जाए, ताकि वो जो दुर्लभ मगर निर्णायक मौके हैं जी, उनका लाभ उठाया जा सके। हाँ, ये सब जुड़े हुए हैं, गहराई से जुड़े हैं। बिल्कुल। और अगर हम इन स्रोतों से थोड़ा आगे सोचें तो एक सवाल मन में आता है क्या? कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ आक्रामक रूप से जीतने की कोशिश करने के बजाय हार से बचने पर ज्यादा ध्यान दे, मतलब अपनी रणनीति का मुख्य हिस्सा इसे बना ले, अच्छा, तो उसके जो लंबी अवधि के लक्ष्य हैं, चाहे वो पैसे से जुड़े हों या जिंदगी के किसी और पहलू से, उनको लेकर उसका नजरिया कैसे बदल सकता है? दिलचस्प सवाल है। ये सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट नहीं हुआ फिर? नहीं, ये सफलता को देखने का शायद एक बिल्कुल अलग तरीका हो सकता है। सोचने वाली बात है धन, स्वतंत्रता और अदृश्य संपत्ति से कुछ खास अध्याय हैं ये। हाँ, अध्याय 7 से 10, और इनमें पैसे, समय, दिखावा और जो असलियत है उसके बीच का जो रिश्ता है ना, उस पर बड़ी कमाल की बातें कही गई हैं। तो हमारा मकसद है कि इन विचारों की मतलब तह तक जाएं, समझें कि पैसे का असली मतलब है क्या और सच्ची माली आज़ादी कैसे मिल सकती है। एक सवाल जो शुरू में ही दिमाग में आता है, क्या असली दौलत एक चमचमाती कार में है या फिर इस बात में कि भाई आप अपने वक्त के मालिक हैं? चलिए इसी गुत्थी को आज सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो अध्याय 7 ये एक बहुत ही आप कह सकते हैं दमदार नुक्ता पेश करता है कि दौलत का सबसे ऊंचा मकाम है अपने वक्त पर कंट्रोल होना, काबू पाना। स्रोत में एक लाइन है जो सोचने पर मजबूर करती है। आप जो चाहें, जब चाहें, जिसके साथ चाहें उसे करने की आज़ादी। पैसे का सबसे बड़ा फायदा यही है। ये बात सुनने में जितनी सीधी लगती है नहीं शायद? बिल्कुल बिल्कुल। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये संपत्ति को सिर्फ चीजें खरीदने के मतलब उस नजरिए से ऊपर उठाता है जी। ये उस फ्रीडम की बात करता है जो पैसा आपको दे सकता है, कि आप अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी सकें, अपने टाइम का मालिक खुद हों। ये एहसास जो है पैसा जमा करने से कहीं ज्यादा कीमती है। असल में मेरे ख्याल से यही सच्ची अमीरी है। सही कहा। अपने समय पर नियंत्रण। और फिर इसी से जुड़ा हुआ अध्याय 8 में वो कार वाले आदमी का विरोधाभास आता है, मैन इन द कार पैराडॉक्स। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा कि हाँ, ये कितनी सटीक बात पकड़ी है। हम किसी को महंगी गाड़ी चलाते देखते हैं तो हम उस इंसान की तारीफ शायद उतनी नहीं करते जितना खुद को उस गाड़ी में इमेजिन करने लगते हैं। हाँ बिल्कुल। स्रोत कहता है कि ये एक ऐसा खेल है जिसमें असल में कोई जीतता ही नहीं, बस एक होड़ सी लगी रहती है। हाँ, और ये उस दिखावे की दौड़ के पीछे की जो साइकोलॉजी है ना, उसको दिखाता है। लोग बाहरी तारीफ, बाहरी मान्यता के पीछे भागते हैं, लेकिन यह तरीका अक्सर अंदर से खोखला होता है। और मजे की बात यह है कि ये तारीफ पाने की कोशिश भी कई बार बेकार जाती है, क्योंकि देखने वाला तो खुद उस चीज को पाने की सोच रहा है, आपकी तारीफ क्या करेगा। तो स्रोत हमें एक तरह से याद दिलाता है कि बाहर क्या दिख रहा है उस पर फोकस करने के बजाय अपने अंदरूनी मूल्यों पे, अपनी तसल्ली पे ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि अच्छी चीजें रखना गलत नहीं है, या फिर नजरिए का फर्क है? मेरे ख्याल से स्रोत का इशारा यही है कि चीजें रखना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब है जब हम उन्हें अपनी पहचान या अपनी खुशी का बेसिस बना लेते हैं। जब हम दूसरों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं, अपनी जरूरत या खुशी के लिए नहीं। और यहीं पर बिल्कुल सही वक्त पर अध्याय 9 का विचार आता है, दिखाई न देने वाली संपत्ति का, इनविजिबल वेल्थ। हाँ, ये वाला पॉइंट तो और भी दिलचस्प है। स्रोत कहता है कि असली दौलत वो नहीं जो दिखती है, जैसे महंगी घड़ियां, बड़े घर, ये सब नहीं, बल्कि वो है जो छुपी हुई है। बैंक में बचाया हुआ पैसा या वो निवेश जो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये हमारी आम सोच के तो एकदम उलट है। हम तो सोचते हैं अमीरी मतलब जो दिखे। सही कहा। और यही अदृश्य संपत्ति जो दिखती नहीं है, वही लंबे समय की सुरक्षा और आजादी की बुनियाद है। बचत, इन्वेस्टमेंट, कर्जे से मुक्ति, ये सब चीजें बाहर से शायद ना दिखें, पर अंदरूनी तौर पर यही वो ताकत हैं जो आपको मुश्किल वक्त में संभालती हैं और आपको अपने वक्त पर वो कंट्रोल देती हैं जिसकी बात हमने एकदम शुरू में की थी। दिखावटी खर्च तो मतलब पल भर की खुशी दे सकता है, पर जो सच्ची माली स्थिरता है वो इसी अदृश्य दौलत से आती है। ये आपके भविष्य के लिए एक मजबूत नींव है। ये बात तो बिल्कुल सही है।
नींव दिखती नहीं पर इमारत उसी पे टिकी होती है। अच्छा, तो ये सब सुनने के बाद अध्याय 10 बचत के महत्व पर और भी गहराई से बात करता है, खास तौर पर बचत दर यानी सेविंग रेट के विचार पर। स्रोत इसे बड़ा दिलचस्प नाम देता है, अहंकार और आय के बीच का फासला, ईगो और इनकम के बीच का गैप। और कमाल की बात यह है कि लेखक का तर्क है कि आपकी बचत दर, मतलब आप अपनी कमाई का कितना हिस्सा बचाते हैं, ये आपकी आमदनी या आपके निवेश पर मिलने वाले रिटर्न से भी ज्यादा जरूरी हो सकता है। हाँ, ये विचार असल में पिछली सारी बातों को एक धागे में पिरो देता है। लगातार बचत करने की आदत, चाहे आपकी इनकम बहुत ज्यादा ना भी हो, वो आपको धीरे धीरे अपने वक्त पर काबू पाने में मदद करती है और वही अदृश्य संपत्ति बनाने में मदद करती है जिसकी बात हम कर रहे थे। ये दिखाता है कि माली आजादी सिर्फ ज्यादा कमाने से नहीं आती, बल्कि समझदारी से खर्च करने और लगातार बचाने से आती है। ये एक अनुशासन है, एक हैबिट है, जो आखिरकार आपको उस आजादी तक ले जाती है जिसकी हम सब इच्छा रखते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम इन अध्यायों से सीखे हुए नुक्तों को देखें तो पहला, असली दौलत का मतलब है अपने वक्त का मालिक होना, टाइम पर कंट्रोल। दूसरा, बाहरी दिखावा अक्सर एक छलावा होता है, एक ऐसा खेल जिसमें कोई नहीं जीतता। तीसरा, सच्ची संपत्ति ज्यादातर नजर नहीं आती, वो बचत और निवेश में छुपी होती है। और चौथा, माली आजादी पाने के लिए आप कितना बचाते हैं, आपकी सेविंग रेट, ये शायद इस बात से भी ज्यादा जरूरी है कि आप कितना कमाते हैं। बिल्कुल सही सारांश है। और ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में रह जाता है जिसपे शायद आगे सोचना चाहिए कि एक इंसान अपनी माली महत्वाकांक्षाओं, मतलब अमीर बनने की चाहत और एक सुकून भरी सादगी वाली जिंदगी जीने की इच्छा, इन दोनों के बीच सही बैलेंस, सही तालमेल कैसे बिठा सकता है? इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है, पर इन विचारों की रोशनी में इस पे सोचना जरूर बनता है। कैसे स्मार्ट निर्णय लिए जाएं, खासकर जब भविष्य का कुछ पता ना हो। हाँ बिल्कुल। और इसमें ये बात खास है कि कभी-कभी एकदम तर्कसंगत होने से ज्यादा जरूरी होता है उचित होना, मतलब प्रैक्टिकल होना। हाँ, यही पहला पॉइंट है जिस पर हम गौर करेंगे। किताब में एक लाइन है कि एक ऐसी योजना जिस पर आप टिके रहें वो उस परफेक्ट प्लान से बेहतर है जिसे आप छोड़ दें। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? हम तो हमेशा बेस्ट के पीछे भागते हैं। सही कहा, पर इसका मतलब गहरा है। सोचिए, कोई प्लान है जो कागज पर तो एकदम सही है, 100% तर्कसंगत, लेकिन वो इतना मुश्किल है या इतना बोरिंग कि आप उसे 2 हफ्ते भी नहीं चला पाते। हाँ बिल्कुल, जिम का नया साल वाला रेजोल्यूशन जैसा। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। तो फिर उस परफेक्ट प्लान का क्या फायदा? उसकी जगह एक ठीक ठाक, मतलब 70% वाला प्लान हो, पर ऐसा जिसे आप लगातार कर सकें, तो नतीजा बेहतर होगा। तो निरंतरता यहाँ जीत जाती है। समझ गया, मतलब व्यावहारिकता ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, आश्चर्य। किताब कहती है कि इतिहास वो असल में आश्चर्यों का ही अध्ययन है। हाँ, और भविष्य हमेशा अतीत जैसा नहीं होता। इसमें ब्लैक स्वॉन घटनाओं का जिक्र है। ये ब्लैक स्वॉन क्या भला है? ब्लैक स्वॉन वो घटनाएं हैं जो बहुत ही मतलब अप्रत्याशित होती हैं, किसी ने सोचा भी नहीं होता कि ऐसा हो सकता है, और जब होती हैं तो सब कुछ बदल देती हैं। जैसे कोई उदाहरण? जैसे 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस या फिर कोविड। इनकी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता था, पर इनका असर बहुत बड़ा था। तो मुद्दा ये है कि आप इनकी भविष्यवाणी करने की कोशिश न करें, वो बेकार है। तो फिर करें क्या? तैयारी करें, ऐसी व्यवस्था बनाएं जो झटके झेल सके, मतलब लचीलापन, मजबूती। ये सिर्फ पैसों के मामले में नहीं, जिंदगी के हर पहलू में जरूरी है। आपको पता नहीं कि कल क्या होगा, पर आप उसके लिए तैयार रह सकते हैं। तैयार रहना, इसका मतलब है कि हमें मानकर चलना होगा कि गड़बड़ हो सकती है। और यहीं से तीसरा विचार आता है, गलती की गुंजाइश रखना। हाँ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी या सुरक्षा का मार्जिन। किताब कहती है कि ये निराशावाद नहीं है, ये जिंदा रहने के लिए जरूरी है। लेकिन ये सुनने में थोड़ा नेगेटिव लगता है, नहीं? हमेशा ये सोचना कि क्या गलत हो सकता है। नहीं, इसे नेगेटिव नजरिए से मत देखिए, ये असल में समझदारी है। आप जब कोई पुल बनाते हैं तो उसे जितनी जरूरत है उससे ज्यादा मजबूत बनाते हैं ना? हाँ बिल्कुल। बस वही है सुरक्षा का मार्जिन। अपनी योजनाओं में, अपने अनुमानों में थोड़ी सी कुशन रखना,
क्योंकि अनुमान गलत हो सकते हैं, हालात बदल सकते हैं, किस्मत खराब हो सकती है। ये मार्जिन आपको उन झटकों से बचाता है, ये आपको खेल में बनाए रखता है। अच्छा, तो ये एक तरह का बफर है ताकि अगर कुछ ऊंच नीच हो तो सब कुछ ढह ना जाए। बिल्कुल सही, ये आपको टिके रहने की ताकत देता है। ओके, ये समझ आया। लेकिन एक और चीज है जो बदल सकती है, वो है हम खुद। हमारी योजना है शायद स्थिर रहें, पर हम तो बदलते रहते हैं ना। हाँ, ये तो होता ही है। आज जो जरूरी लगता है कल शायद ना लगे। एग्जैक्टली। इसलिए अपनी पहचान को किसी बहुत पुरानी, बहुत कठोर योजना से बांधना ठीक नहीं। सोचिए, आपने 20 साल की उम्र में कोई बड़ा फाइनेंशियल प्लान बनाया। क्या जरूरी है कि 40 की उम्र में भी आपकी वही प्राथमिकताएं होंगी? शायद नहीं। हाँ, शायद तब परिवार हो या करियर की दिशा बदल गई हो। बिल्कुल। तो योजनाएं ऐसी होनी चाहिए जिनमें बदलाव की गुंजाइश हो, लचीलापन, अडेप्टेबिलिटी। अपनी योजनाओं को समय समय पर देखना, उन्हें एडजस्ट करना, ये बहुत जरूरी है। ये रेल की पटरी नहीं है कि बस उसी पर चलना है। ये एक नक्शा है जो रास्ता दिखाता है, पर आप रास्ते बदल भी सकते हैं। तो इन चारों बातों को मिलाकर देखें तो उचित होना, अप्रत्याशित के लिए तैयार रहना, सुरक्षा का मार्जिन रखना और खुद बदलने के लिए तैयार रहना, ये स्मार्ट निर्णय लेने के मूल मंत्र हैं, कह सकते हैं। हाँ, और ये सिर्फ पैसे या करियर के लिए नहीं है, ये जीवन जीने का एक तरीका है। अनिश्चितता को स्वीकार करना और उसके साथ जीना सीखना, उसे खत्म करने की कोशिश करना बेकार है। सही कहा, अनिश्चितता तो रहेगी, हमें बस उसके साथ डांस करना सीखना है। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं इनमें क्या है। पहला आइडिया अध्याय 15 से, थोड़ा सीधा और शायद चौंकाने वाला भी, कि भाई कुछ भी मुफ्त नहीं है, हर चीज की एक कीमत चुकानी पड़ती है। हाँ, और ये किताब कहती है कि शेयर बाजार में पैसा बनाने की जो कीमत है वो है बाजार का उतार चढ़ाव, मतलब वॉलेटिलिटी। अच्छा। और ये सिर्फ जानना काफी नहीं है, इस कीमत को स्वीकार करना, उसे झेलना, ये जरूरी है। मतलब दिमागी तौर पर समझना एक बात है, पर जब बाजार असल में गिरता है, हाँ, तब शांत रहना, वो है असल कीमत चुकाना। ये एक तरह की एंट्री फीस है जिसे आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। सही कहा। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ अगला पॉइंट है अध्याय 16 का, आप और मैं, मतलब हर कोई अलग है। बिल्कुल। तो किसी और की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, उसकी नकल करना ठीक नहीं है। सबके लक्ष्य, कमाई, डर सब अलग होते हैं। हाँ, और ये आजकल बहुत जरूरी बात है, क्योंकि सोशल मीडिया पर हम देखते हैं, ओ उसने ये किया मैं भी कर लूं। लेकिन पर्सनल फाइनेंस, जैसा कि नाम ही है, वो वाकई पर्सनल होता है। आपकी जरूरतें, आपकी रिस्क लेने की क्षमता, आपके अपने सपने, वो सब आपकी स्ट्रैटेजी तय करेंगे, किसी और की नहीं। अपनी कहानी खुद लिखनी है ना? एग्जैक्टली। अच्छा, तो फिर अध्याय 17 पर आते हैं, निराशावाद का आकर्षण। ये थोड़ी अजीब बात नहीं लगती कि अक्सर नेगेटिव बातें, बुरी खबरें, वो ज्यादा समझदारी वाली लगती हैं? हाँ, ये एक साइकोलॉजिकल चीज है। शायद हमें लगता है कि अगर हम बुरा सोच रहे हैं तो हम ज्यादा तैयार हैं, ज्यादा स्मार्ट हैं। निराशावादी होना इंटेलेक्चुअल लगता है कई बार, जैसे हम कह रहे हो, देखो मैंने तो पहले ही कहा था। हाँ बिल्कुल। लेकिन किताब याद दिलाती है, और इतिहास भी यही दिखाता है कि लंबे समय में तरक्की और ग्रोथ ही हुई है। तो हमेशा निराशावादी रहना शायद आपको मौके गंवाने पर मजबूर कर दे। तो एक बैलेंस चाहिए। अच्छा, और फिर आखिरी अध्याय 18 ये बात करता है कि हम, मतलब इंसान, कहानियों पर कितनी आसानी से यकीन कर लेते हैं, खासकर पैसों के मामले में। ये इसलिए क्योंकि हम अनिश्चितता से बचते हैं। हाँ। हमें लगता है कि काश कोई बता दे कि आगे क्या होगा। जैसे होना तो धुआंधार अमीर बनने की, या कोई गारंटी रिटर्न वाली स्कीम। हाँ, तो हम उस निश्चितता की चाह में उस पर भरोसा कर लेते हैं। इसीलिए किताब कहती है, थोड़ा शक करना सीखो। हमेशा सवाल पूछो, क्या ये सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा नहीं लग रहा है? बिल्कुल। ये संदेह, ये क्रिटिकल थिंकिंग बहुत जरूरी है। ये हमें बुरी सलाह और धोखे से बचा सकती है। सवाल पूछना कि सबूत क्या है, रिस्क क्या है, बताने वाले का क्या फायदा है। तो अगर हम इन चारों अध्यायों की बातों को एक साथ देखें, सार क्या निकलता है? पहला, कीमत चुकाने की तैयारी रखो, खासकर बाजार की अस्थिरता। हाँ, उसे स्वीकार करो। दूसरा, आपका रास्ता आपका अपना है, किसी की नकल मत करो, अपनी सिचुएशन समझो। तीसरा, निराशावाद सुनने में भले ही स्मार्ट लगे, पर हमेशा आशावाद और प्रोग्रेस पर भी नजर रखो। बैलेंस जरूरी है। और चौथा, कहानियों पर आंख बंद करके विश्वास मत करो, हमेशा थोड़ा शक, थोड़ी पूछताछ जरूरी है। तो ये चारों चीजें, कीमत समझना, अपना रास्ता चुनना, संतुलित नजरिया रखना और शक करना,
ये सब मिलकर बेहतर फैसले लेने में मदद करते हैं। हाँ, अगर आप बाजार के उतार चढ़ाव को नॉर्मल मानते हैं, अपनी जरूरतों को जानते हैं और नई लुभावनी चीजों पर एकदम से कूदने के बजाय थोड़ा सोचते हैं, तो आप ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल। और शायद हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात ये हो सकती है कि अपनी रोजमर्रा की फाइनेंशियल सोच में इन आइडियाज को, मतलब कीमत चुकाने की तैयारी, अपनी राह, बैलेंस और शक, इनको शामिल करने से उनके फैसलों में कितना फर्क पड़ सकता है। अध्याय 19 और 20 वैसे तो पूरी किताब ही बेहतरीन है, पर ये आखिर के अध्याय मतलब एक तरह से सार बताते हैं। सही कहा। और हमारा मकसद भी यही है कि इन अंतिम विचारों से कुछ जरूरी सबक निकालें, पैसे को लेकर और खुद को लेकर भी। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ पैसों के बारे में है ही नहीं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अध्याय 19 से। इसमें हाउजल ने कुछ बहुत सीधी सादी सलाह दी है, जैसे कि उन्होंने कहा है, जितना सोचते हो उससे ज्यादा बचाओ, धैर्य रखो, विनम्र रहो, नुकसान के लिए तैयार रहो। ये जरूरी है। दूसरों से तुलना मत करो, और हाँ, अमीरी नहीं, आर्थिक स्वतंत्रता पर फोकस करो। सुनने में तो ये बड़ा सिंपल लगता है ना? सिंपल है, पर करना मुश्किल। और ये बातें, जैसा मैंने कहा, सिर्फ पैसों के लिए नहीं है। धैर्य और विनम्रता तो जिंदगी में वैसे भी चाहिए। हाँ। और ये तुलना ना करना, आज के जमाने में तो ये शायद सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी सलाह है। हम सब हर वक्त दूसरों को देख रहे होते हैं सोशल मीडिया पर। बिल्कुल। और फिर लगता है कि हम पीछे रह गए। हाँ, जबकि सबकी कहानियां अलग हैं, सबकी शुरुआत अलग है। हाउजर यही याद दिलाते हैं। और वो स्वतंत्रता वाली बात। हाँ, उस पर आते हैं। दौलत से ज्यादा जरूरी क्यों है आर्थिक स्वतंत्रता? देखिए, दौलत मतलब शायद बैंक में बहुत पैसा, महंगी गाड़ी, बड़ा घर, ये सब दिखता है। हाँ, दिखता तो है। पर स्वतंत्रता वो महसूस होती है। स्वतंत्रता का मतलब है अपने वक्त पर आपका कंट्रोल होना। आप सुबह उठे और ये सोच सकें कि आज मुझे क्या करना है, किसके साथ काम करना है या नहीं करना है। अच्छा। पैसा उस कंट्रोल को, उस आजादी को पाने का एक जरिया है, सिर्फ एक टूल, मंजिल नहीं। दौलत आपको चीजें दिला सकती है, स्वतंत्रता आपको अपना जीवन जीने का ढंग देती है। वाह, ये सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है कि दौलत दिखती है, स्वतंत्रता महसूस होती है। कमाल है। और इसी से जुड़ता है अध्याय 20, स्वीकारोक्तियां या कन्फेशंस। ये थोड़ा चौंकाता है। एक फाइनेंस राइटर अपनी गलतियां मान रहा है। हाँ, और यही बात इसे बहुत ताकतवर बनाती है। मॉर्गन हाउसल यहाँ बहुत ईमानदारी से कहते हैं कि भाई देखो, हम जो लिखते हैं, सलाह देते हैं, हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलतियां होती हैं, हम कोई भगवान नहीं है। वो कहते हैं हम सब कोशिश कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं और सीख रहे हैं। अच्छा। ये मानना कि फाइनेंस कोई केमिस्ट्री या फिजिक्स जैसा सटीक विज्ञान नहीं है जहां हमेशा एक सही जवाब हो, ये बहुत बड़ी राहत है। ये एक सफर है जिसमें उतार चढ़ाव आएंगे ही। तो मतलब अगर मुझसे कोई गलत निवेश हो गया या मैंने कोई पैसा डुबा दिया, तो मैं अकेला नहीं हूं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये सोचना कि गलती हो सकती है और उससे सीखना ठीक है, यही तो वो विनम्रता है जिसकी बात अध्याय 19 में हुई थी। हाँ, सही है। अगर हम सोचेंगे कि हमसे तो कभी गलती हो ही नहीं सकती, तो जब पहली बार गिरेंगे तो शायद उठ ही ना पाए। हॉजल का मैसेज है, ये सफर है और ये ठीक है। गलतियां होंगी, उन्हें स्वीकार करें, सीखें और आगे बढ़े। तो इन दोनों अध्यायों को अगर हम जोड़ें, एक तरफ तो नियम है, ज्यादा बचाओ, धीरज रखो, तुलना मत करो। हाँ, व्यावहारिक नियम। और दूसरी तरफ ये समझ के हम इंसान हैं, गलतियां करेंगे, सीखते रहेंगे। तो इनमें बैलेंस कैसे बनाएं रोजमर्रा की जिंदगी में? ये सबसे अहम सवाल है शायद। देखिए, संतुलन शायद इस सोच में है कि हम नियमों को फॉलो करने की पूरी कोशिश करें, अनुशासन रखें, परफेक्शनिस्ट ना बने। हाँ, मतलब खुद पर और शायद दूसरों पर भी थोड़े नरम रहें। ये समझें कि पैसा कमाना या निवेश करना सिर्फ सही फॉर्मूला लगाने जैसा नहीं है। इसमें किस्मत का भी रोल है, टाइमिंग का भी है, और हमारी अपनी भावनाओं, हमारे डर, हमारे लालच का भी रोल है। अच्छा। तो अध्याय 19 हमें रास्ता दिखाता है और अध्याय 20 हमें उस रास्ते पर चलते हुए कभी कभी लड़खड़ाने और फिर संभल कर चलने की इजाजत देता है। यानी कि परफेक्ट होने की कोशिश छोड़ दें और ठीक ठाक या गुड इनफ से काम चलाएं। हाँ, काफी हद तक गुड इनफ अक्सर परफेक्ट से बेहतर होता है, क्योंकि वो हासिल किया जा सकता है। ज्यादा बचाएं पर जिंदगी जीना ना भूलें।
धैर्य रखें, पर जरूरत पड़ने पर बदलने को भी तैयार रहें और सबसे बढ़कर विनम्र रहें, अपनी गलतियों से सीखें। ये सुनकर वाकई बहुत राहत मिली। ऐसा लगता है जैसे कंधों से कोई बोझ उतर गया। हाँ, क्योंकि ये सच्चाई के ज्यादा करीब है। और शायद हमारे सुनने वालों के लिए यहाँ एक सोचने वाली बात ये हो सकती है कि क्या हम अपने पैसे से जुड़े सफर को सिर्फ सही और गलत फैसलों के तौर पर देखने के बजाय आर्थिक स्वतंत्रता के करीब ले जाए। सीखने का सिलसिला, गलतियों को भी सीखने का हिस्सा मानना, ये वाकई गहरी बात है सोचने के लिए। पैसा कोई गणित का सवाल नहीं है, ये हमारी सोच और व्यवहार का खेल है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि अमीर बनने के लिए जीनियस होना जरूरी नहीं, बल्कि समझदारी, शांति और निरंतरता ज्यादा मायने रखती है। उम्मीद है इस वीडियो ने आपको कुछ नया सोचने का नजरिया दिया होगा। अगर ऐसा हुआ तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं आपकी सबसे पसंदीदा सीख कौन सी रही। फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। तब तक समझदारी से जिए और संपत्ति के साथ आगे बढ़ते रहें।